स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में करना चाहिए? अगर दोनों में करना है तो कितना % करना होगा? स्टॉक मार्केट में कितना और म्यूचुअल फंड में कितना? ऐसे कई सारे कन्फ्यूजन कॉमन इन्वेस्टर को आते हैं। तो हम आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, स्टॉक वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृता और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोनों में से आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा, स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, और वैसे ही हम म्यूचुअल फंड के बारे में भी जानेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एंड तक आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टॉक मार्केट की। जनरली आपने देखा होगा फैमिली फंक्शंस या फिर ऑफिस में कलीग्स के साथ जो जनरल कॉमन टॉपिक होता है वो होता है स्टॉक मार्केट का। हर कोई आपको बताता है कि कैसे एक स्टॉक ने प्रॉफिट बना के दिया, कैसे पोर्टफोलियो जनरेट किया और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही जनरल है, बहुत हर जगह डिस्कस होती है। लेकिन वो सब सुन के आपका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जनरेट होता है कि मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना मतलब आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको खुद उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना होगा, स्टडी करना होगा। इसका मतलब क्या है, आपको उस कंपनी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंपनी किस चीज़ की है, क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके, क्या सर्विसेज है, कितनी पुरानी कंपनी है, क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे हैं, शेयर प्राइस कैसे वोलाटाइल है मार्केट में। ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी होगी और ये सारी चीज़ें करते हुए आपको अपना खुद टाइम लगाना होगा, जो हर किसी के लिए फिजिबल नहीं होता। अगर कोई आईटी प्रोफेशनल है या खुद का बिजनेस है किसी का, तो उनके लिए इतना टाइम देना पॉसिबल नहीं होगा। तो उनके लिए थोड़ा ये ऑप्शन जो है वो बेनिफिशियल नहीं रहता है, डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। लेकिन इसकी एक ब्राइटर साइड भी है। अगर आप हर कंपनी के बारे में पढ़ते हो, कंटिन्यूसली रीडिंग करते हो, रिसर्च करते हो, तो ओवर द टाइम आपका नॉलेज भी इंक्रीज होता है, साथ में आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। तो ये एक प्रोज एंड कॉन्स दोनों है इस एक पॉइंट के, कि आपको टाइम भी देना है, साथ में नॉलेज भी चाहिए, और टाइम देते देते आपका नॉलेज भी इंक्रीज होता है। अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में आपके जैसे कई लोग मिल गए और फिर वो पैसा जो है आपने एक म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा दिया, और फिर असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, म्यूचुअल फंड कंपनी उस स्कीम के लिए एक एक्सपर्ट को हायर करती है, फंड मैनेजर को हायर करती है, जिसका मिनिमम 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस के साथ साथ उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उनका स्टडी रहता है, उनके पास टीम भी रहती है। तो आपको यहाँ पे खुद हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको खुद का टाइम देना है, ना रिसर्च करना है, ना स्टडी करना है। सारी चीज़ें करेगा फंड मैनेजर, अपने एक्सपर्टीज़ के साथ वो डिसीजन लेगा, पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करेगा। तो ये एक एडेड एडवांटेज है उन लोगों के लिए जिनको टाइम नहीं लगाना है। बहुत लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि उनके पोर्टफोलियो में नेस्ले, एशियन पेंट्स, TCS, टाटा मोटर्स और कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऐसे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो हो। लेकिन आपके पास सिर्फ 50,000 रुपीज़ है। 50,000 रुपीज़ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जो नेस्ले का स्टॉक है वो 18,000 के आसपास फ्लक्चुएट होते रहता है। तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वांटिटीज़ ही बाय होगी। तो आपका पोर्टफोलियो इतना अच्छा नहीं बनेगा या इतना अट्रैक्टिव नहीं बनेगा अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। लेकिन आप 50,000 में ही म्यूचुअल फंड के ऐसे 20 से 25 स्टॉक के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हो। 50,000 में अगर आपने कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लिया है, तो आपकी सारी अच्छी ब्लू चिप कंपनीज़ के पोर्टफोलियो में ही इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये एक फ़ायदा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हो। ये एक म्यूचुअल फंड का बेनिफिट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें ही ना। आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए 10,000 रुपीज़ से, 20,000 रुपीज़ से, जितना भी आपका कैपेसिटी है आप उसके अकॉर्डिंग आपके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम बाय टाइम उसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और एक यहाँ पे बात सोचने लायक है कि जैसे किसी ने डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं टाइम दूंगा, खुद रिसर्च करूंगा
और कोई 20 से 25 आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिए। अब वो मैन्युअली पॉसिबल नहीं है कि 20 टू 25 30 स्टॉक्स को खुद पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना, उसे टाइम टू टाइम रीबैलेंस करना, प्लस अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो एज अ कॉमन इन्वेस्टर पैनिक होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, और पैनिक होके बहुत लोग अपना लॉस में पोर्टफोलियो निकाल देते हैं। तो ये चीज़ एक इंडिविजुअल के साथ हो सकती है। प्लस आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम बताए, नेस्ले बताया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बताया, HDFC, ये सारी सुनी हुई कंपनीज़ है, एस्टैब्लिश कंपनीज़ है, तो यहाँ पे रिस्क थोड़ी कम रहेगी। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनीज़ होती है जिनके आपने नाम नहीं सुने हैं, जो स्मॉल एंड मिड कैप्स में आती है, तो वहाँ पे रिस्क आपकी बढ़ जाती है। तो इसीलिए अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि क्या आप आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, क्या आप आपके पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम मॉनिटर कर सकते हैं, उसे रीबैलेंस कर सकते हैं। वही म्यूचुअल फंड की बात मैंने की, जहाँ पे 20 से 25 स्टॉक का या ज़्यादा भी स्टॉक्स अगर लिए उसमें, तो उसका पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए एक्सपर्टीज़ है। मॉनिटर भी वही लोग कर रहे हैं, आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम हेडेक नहीं लेना है, ना मॉनिटर करना है। तो एक चीज़ यहाँ पे बेनिफिशियल है, एडेड एडवांटेज है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सारी म्यूचुअल फंड में पॉजिटिव बातें ही है, कुछ निगेटिव है ही नहीं क्या? तो ऐसा नहीं है। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, एक्सपर्ट रहते हैं, फंड मैनेजर होते हैं। अब इतने एक्सपर्ट को कोई म्यूचुअल फंड कंपनी हायर करेगी तो उसकी फ़ी भी देनी पड़ेगी, उसके साथ अगर टीम होगी तो उस टीम की भी कॉस्ट होगी, प्लस इतना बड़ा कॉर्पस मैनेज करना है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड का AUM देखोगे तो करोड़ में होता है, तो करोड़ों में अगर कॉर्पस मैनेज करना है तो ऐसे इंसान को उसकी फ़ी भी देनी होती है। इसीलिए एनुअली एक आपसे फ़ी ली जाती है, जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशो, जो म्यूचुअल फंड में आपको चार्ज होता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको कोई एक्सपेंस रेशो नहीं लगता, सिर्फ ब्रोकरेज लगता है आपके बाइंग और सेलिंग जो भी है उस पर, और टैक्सेस लगते हैं अकॉर्डिंग टू आपका होल्डिंग पीरियड। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगती है कई बार, और एक्सपेंस रेशो भी लगता है जो एक म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्ज करती है, जिससे ऑब्वियसली वो फंड को मैनेज करना है और फंड मैनेजर की फ़ी देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे इम्पॉर्टेंट, डाइवर्सिफिकेशन। आपने बार बार ये चीज़ सुनी होगी कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका क्या मतलब है? कई सारे असेट क्लासेस है, इक्विटी है, गोल्ड है, उसके बाद कमोडिटीज़ है, रियल इस्टेट है, ऐसे कई सारे असेट क्लासेस है। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ है और वो 10 लाख के 10 लाख आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिए, और कल जाके मार्केट क्रैश होता है तो आपकी उस 10 लाख की वैल्यू नीचे जाके 9 लाख 8 लाख पे भी आ सकती है, उससे भी नीचे जा सकती है। तो यहाँ पे रिस्क बढ़ जाती है। लेकिन वही अगर आपने 10 लाख को जो है डाइवर्सिफाई कर दिया, हर एक में 2-2 लाख करके आपने पैसा डाल दिया, तो आपकी जो रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो जाती है। ये ऑप्शन आपको मिलता है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन आपके पास रहता है, डेट म्यूचुअल फंड का भी रहता है। डेट मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर आपको बहुत रिस्क नहीं लेना, सेफ्टी चाहिए लेकिन थोड़े बहुत रिटर्न भी बनने चाहिए, तो बैलेंस फंड का भी ऑप्शन रहता है। साथ में सेफ्टी चाहिए, रिटर्न थोड़े मिनिमम रहेंगे चलेगा, तो डेट का ऑप्शन रहता है, डेट म्यूचुअल फंड का। और वही इक्विटी म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। लेकिन वही अगर आप पूरा के पूरा स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दोगे तो आपकी रिस्क रहेगी, भले लार्ज कैप कंपनी रहे या स्मॉल कैप कंपनी रहे, दोनों में ही रिस्क रहेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें सोचने लायक है। ये हो गए हमने मेन पॉइंट्स जो कवर किए, लेकिन इसके साथ और भी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए इन दो इन्वेस्टमेंट में करने के लिए। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो है, आपके गोल्स क्या है, आप ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट क्यों कर रहे हो। आपके गोल में कुछ भी आ सकता है, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, या फिर फॉरेन का कोई ट्रिप है जो आपको करना है, कार बाय करनी है, ऐसे कई सारे गोल्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर चाइल्ड एजुकेशन की बात करें, जो आज से सब फॉर एग्ज़ाम्पल 10 से 15 साल बाद आने वाला गोल है, ये नॉन निगोशिएबल गोल है, ये आने ही वाला है, तो यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मतलब आप डायरेक्ट स्टॉक पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, सिर्फ स्टॉक मार्केट के ऊपर ही आप वो गोल को अचीव नहीं कर सकते। ये एक फैक्ट है।
अगर आपको बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्टमेंट करनी है प्लस वो गोल अचीव करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो म्यूचुअल फंड आपको एसआईपी का भी ऑप्शन देता है, जिसमें आप डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करते हो और वो आपको कॉर्पस भी जनरेट हो जाता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको कुछ करना है तो थोड़ा फंड आप, जैसे कि फॉरेन ट्रिप के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर कार बाय करनी है आपको, तो ऐसे चीज़ों के लिए आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वो भी एक सर्टन अमाउंट, जैसे अलोकेशन 80-20, 50-50 जैसा भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र होता है। जैसे कोई यंग पर्सन है, अभी अभी जॉब स्टार्ट किया है, उसे इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा करनी है लेकिन इनकम बहुत लिमिटेड होगा, तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल वो 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट करेगा, जैसे इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे उस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करते जाएगा। तो 10,000 में भी फॉर एग्जांपल उसने 5,000 डायरेक्ट स्टॉक्स में लगा दिए और 5,000 म्यूचुअल फंड में लगा दिए, तो ये डिफ़र ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है जैसे कि रिटायर्ड पर्सन है। अब रिटायर्ड पर्सन, मैक्सिमम रिटायर्ड पर्सन का इनकम सोर्स एक तो उनकी पेंशन होती है या फिर जो उनकी लाइफ सेविंग होती है, जो कॉर्पस होता है, वहीं से उनका खर्चा चलता है। तो वो लोग भी डायरेक्ट स्टॉक्स में इतना एक्सपोजर नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अलोकेशन हर इंडिविजुअल का डिफ़र करेगा। उसके बाद आते हैं, किसी को बहुत रिटर्न्स बनाने हैं, 60-70% रिटर्न, 100% से भी ज़्यादा रिटर्न। कुछ लोग मल्टी बैगर स्टॉक्स को ही सर्च करते रहते हैं कि 100% से भी ज़्यादा रिटर्न बने। लेकिन रिटर्न के साथ साथ आपको आपकी रिस्क भी सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकेले आपके घर में अर्न कर रहे हो, आपके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज़ की कि आप अकेले अर्निंग मेंबर हो तो आप कितनी रिस्क ले सकते हो, या फिर हर किसी के रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। रिटर्न जनरेट करने हैं ठीक है, लेकिन रिटर्न के साथ साथ क्या आप उतनी रिस्क ले सकते हैं, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमने अभी तक के वीडियो में मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने देख लिया कि कैसे टाइम और नॉलेज की रिक्वायरमेंट है स्टॉक मार्केट में, वही म्यूचुअल फंड में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है क्योंकि फंड मैनेजर वहाँ पे मैनेज कर रहा है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन हमने देख लिया। तीसरा आ जाता है यहाँ पे आपके फाइनेंशियल गोल्स को डिस्कस कर लिया हमने कि कैसे गोल्स के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट चूज़ कर सकते हो आपकी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि रिटर्न और रिस्क का कैसे इक्वेशन हमें देखना है। तो आई होप कि ये सारे डिस्कशन के बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी। लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं और उसी के साथ मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। एंड हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।